आज जब हम देश या नेशन की बात करते हैं तो ये कितना नॉर्मल लगता है ना, जैसे ये हमेशा से ही थे। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य का ये पावरफुल आइडिया पहली बार पैदा हुआ था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास तस्वीर के साथ। ये तस्वीर 1848 में एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियर ने बनाई थी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक पूरे युग के सबसे बड़े सपने का, कह सकते हैं, एक विजुअल डॉक्यूमेंट है। और पता है, सौर्य ने खुद अपनी इस विजन को एक नाम दिया था, यूटोपिया। मतलब एक ऐसे परफेक्ट समाज की कल्पना जो इतना आइडियल हो कि उस वक्त लोगों को लगता था भाई इसका हकीकत में होना तो लगभग नामुमकिन है। अब जरा इस तस्वीर में छिपे सिंबल्स पर गौर कीजिए। देखिए, जमीन पर ये जो टूटे हुए ताज बिखरे पड़े हैं, ये सीधे सीधे राजशाही के खत्म होने का ऐलान कर रहे हैं। और उधर स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथ में जो मशाल है, वो एक नए रोशन दौर का वादा कर रही है। मतलब इस पेंटिंग का हर एक हिस्सा एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी सुना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था यूरोप में कि राष्ट्रों की एकता का ये सपना इतना इतना पावरफुल बन गया। ये आइडिया आया कहां से? खैर, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं उस घटना पर जिसने इस छोटी सी चिंगारी को आग में बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। जरा 1789 से पहले का यूरोप इमेजिन कीजिए। वो साम्राज्यों और रजवाड़ों का महाद्वीप था। हर जगह निरंकुश राजाओं का शासन, सत्ता एक ही इंसान के हाथ में, और आम लोग, उनकी ना तो कोई आवाज थी और ना ही कोई खास पहचान। और इसी सिस्टम को कहते थे निरंकुशवाद। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा की पावर अनलिमिटेड थी, उस पे कोई रोक टोक, कोई लगाम नहीं थी। लेकिन फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसने एक ऐसे ऐलान के साथ इस पूरी व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। ऐलान ये था कि अब देश किसी राजा का नहीं बल्कि उसके नागरिकों का होगा, और वही उसकी किस्मत तय करेंगे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि क्रांतिकारियों ने पहली बार एक कॉमन फ्रेंच आइडेंटिटी बनाने के लिए बाकायदा सोच समझकर कदम उठाए। ये सब अपने आप नहीं हो गया, इसे बनाया गया था, गढ़ा गया था। लेकिन क्रांति की ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज सिर्फ फ्रांस की सीमाओं में कैद होकर नहीं रहे, और इन्हें पूरे यूरोप में फैलाने का क्रेडिट अगर किसी एक शख्स को जाता है तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट। और इसका एक शानदार सबूत है ये जर्मन कैलेंडर का कवर। देखिए, ये दिखा रहा है कि फ्रांस की क्रांति की खबरें कैसे आग की तरह पूरे यूरोप में फैल रही थीं, और दूसरे देशों के लोगों को भी अपने ही राजाओं पर सवाल उठाने के लिए, कह सकते हैं, हिम्मत दे रही थी। और इस कैलेंडर पे जो नारा लिखा है वो तो उस दौर के जज्बे को, उस मूड को बिल्कुल साफ साफ बयां कर देता है। नेपोलियन ना एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स था। मतलब एक तरफ तो उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सेनाएं जहां जहां भी गईं वहां उन्होंने क्रांति के मॉडर्न आइडियाज फैलाए, जैसे सबके लिए एक कानून, फ्यूडल सिस्टम का खात्मा। सोचिए, वो एक तानाशाह था जो आजादी के विचार एक्सपोर्ट करा। लेकिन फिर आया 1815, नेपोलियन हार गया, और इसके बाद यूरोप की बड़ी ताकतों ने जैसे वक्त का पहिया ही पीछे घुमा दिया। पुराने साम्राज्य वापस आ गए, और एक पल को तो ऐसा लगा कि फ्रेडरिक सोरियर का वो सपना अब हकीकत से बहुत बहुत दूर चला गया है। लेकिन राजा और साम्राज्य तो लौट आए थे, पर समाज के अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही थी। एक ऐसी ताकत जिसे अब नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं थी। देखिए, समाज का जो स्ट्रक्चर था वो बदल रहा था। एक तरफ थे पुराने जमींदार और दूसरी तरफ थे किसान। लेकिन अब इनके बीच एक नया कारोबारी मिडिल क्लास उभर रहा था। ये लोग शहरों में रहते थे और अपनी पहचान बना रहे थे, व्यापार से, अपने प्रोफेशन से। और इस नए पढ़े लिखे मिडिल क्लास के जो विचार थे वो पुराने जमींदार क्लास से बिल्कुल अलग थे। ये लोग चाहते थे कि समाज में पहचान जन्म से नहीं बल्कि काबिलियत से मिले, मेरिट से मिले। और इस नए मिडिल क्लास के लिए जो सबसे पावरफुल आइडिया था वो था उदारवाद। सीधे शब्दों में कहें तो आजादी का विचार। लेकिन सवाल यह है कि उनके लिए इस उदारवाद का असल मतलब क्या था? इसका मतलब था हर इंसान की अपनी आजादी, कानून के नजर में सब बराबर हों, और सबसे जरूरी, सरकार वही बने जिसे लोग चुने, लोगों की सहमति से बने।
और इसी उदारवाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थी इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी आर्थिक आज़ादी। पर सोचने वाली बात यह है कि व्यापार की आज़ादी इस नए क्लास के लिए इतनी ज़रूरी क्यों थी? अच्छा, इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए साल है 1833 और कोई व्यापारी है, उसे हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक अपना सामान ले जाना है। अंदाज़ा लगाइए, रास्ते में उसे कितनी बार कस्टम ड्यूटी या टैक्स देना पड़ता होगा? एक बार, 2 बार? नहीं, पूरे 11 बार, क्योंकि हर छोटे छोटे राज्य की अपनी अलग सीमा थी, अपना अलग टैक्स था। अब जाहिर सी बात है, ये जो अलग अलग कानून थे, अलग अलग नापतोल के सिस्टम थे, अलग अलग करेंसी थी, ये सब व्यापार के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह थे। और इसीलिए इस नए कारोबारी वर्ग ने जोर शोर से मांग उठानी शुरू कर दी, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक्स जोन की। और इसी मांग का नतीजा निकला ज़ोलवराइन नाम का एक कस्टम्स यूनियन। इसने क्या किया? इसने राज्यों के बीच के सारे टैक्स बैरियर हटा दिए और 30 से भी ज्यादा जो अलग अलग करेंसी थीं, उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? इस इकोनॉमिक यूनिटी ने, इस आर्थिक एकता ने पहली बार लोगों के मन में एक साझी जर्मन नेशनल आइडेंटिटी की भावना को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद का ये विचार आज़ादी और एकता के एक बहुत ही खूबसूरत सपने से पैदा हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि जो ताकत लोगों को जोड़ने के लिए बनी थी, वही ताकत आगे चलकर यूरोप को तबाह करने वाले भयानक संघर्षों की वजह कैसे बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।